दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। इसके पहले के जो पॉलिटी के वीडियो हैं वहां तक फंडामेंटल राइट तक मैं आपको करवा चुका हूं, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगी चीज़, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, एक एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूंगा, वे सारे के सारे आर्टिकल आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में दे रखे हैं, संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, भाग 4 में पार्ट 4 में आपके दे रखे हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक राज्य नीति के निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके दिए हुए हैं। ये हमने कहाँ से ले रखे हैं? ये हमने ले रखे हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं, जो 1937 का आयरलैंड का संविधान था। ठीक है, वहाँ ये स्पेन के संविधान से लिए हुए हैं आयरलैंड में। हालांकि उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हमें याद रहना चाहिए कि आयरलैंड के संविधान से हमने ले रखे हैं, भाग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं ने दो तरह की व्यवस्था रख रखी है, ये चीज़ मैं आपको आगे क्लियर कर देता हूँ। एक ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, आप इनको लागू कराने के लिए कहीं कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे आप फंडामेंटल राइट है, आपके किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, हनन हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, इसके अगेंस्ट कोई गया है। ठीक है, लेकिन जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखे हैं, प्रिंसिपल को लागू कराने के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरी बात है, जो आपके फंडामेंटल राइट है, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो आपको राज्य के अगेंस्ट प्राप्त है। राज्य के, अगर राज्य को, इसमें आर्टिकल 12 में दे रखा है, राज्य को ऐसा कार्य करेगा जो आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये जो चीज है ये राज्यों का आपके खिलाफ प्राप्त है एक तरह से। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है वो आपके पॉलिटिकल जो राइट है, मतलब राजनीतिक जो आपका डेमोक्रेसी है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये आपके सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। ठीक है, जो इसमें व्यवस्थाएं दे रखी हैं वो आपकी आर्टिकल जो मैं आगे आपको बताऊंगा उससे आपकी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, राज्य कल्याणकारी। ठीक है, कल्याणकारी, सॉरी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जैसे पहले होता था पुलिस स्टेट, होता था, पुलिस स्टेट नहीं बनाना, राज्य ऐसे वर्क करेगा, ऐसे काम करेगा जो लोगों के कल्याण के लिए हो। ठीक है, तीसरी चीज, सॉरी, चौथी, पांचवी चीज इसमें हो जाएगी आपकी, ये शासन में मूलभूत है, यानी कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस, शासन में मूलभूत है। ये उसकी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है। ये आगे आपको आर्टिकल में मैं क्लियर कर दूंगा। ड्यूटी ऑफ स्टेट, स्टेट की ड्यूटी है इनको अपनी जो पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी बनाते समय इनको लागू करना, इनको ध्यान में रख के ही पॉलिसी बनाई जाएगी। तो फंडामेंटल इन गवर्नेंस, शासन में मूलभूत है ये। ठीक है, देश के शासन में मूलभूत है। और संविधान में मूलभूत क्या है? संविधान में मूलभूत आपके फंडामेंटल राइट है। शासन में, गवर्नेंस में मूलभूत क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है जी, उसके बाद है आपका, ये तीन तरह के हैं। हालांकि संविधान में इनका कोई भी, संविधान में इनको कोई भी अलग अलग नहीं बता रहा, कोई इनका पार्टीशन नहीं कर रखा संविधान में। ठीक है, लेकिन जो इनकी दशा और दिशा है, जिस आधार पे हम इन्हें देखते हैं, ठीक है, जो इनमें आर्टिकल में जो जो प्रावधान किए गए उस आधार पर इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया। एक तो समाजवादी हैं, ये समाजवादी तरह के हैं। ठीक है, जो सोशलिस्ट हो गए आपके। ठीक है भाई, इंग्लिश के उसमें गलती हो तो भाई माफ़ कर देना थोड़ा सा। दूसरे ये गांधीवादी हैं, गांधीवादी टाइप के हैं इसमें विचार जो हैं। और तीसरे जो है आपके उदारवादी हैं, लिबरल। ठीक है, तीसरे आपके लिबरल हैं। ये कैसे कैसे हैं? जो समाजवादी विचार, समाजवादी, अगर किसी को सोशलिज्म के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो उसे चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कि इसमें निःशुल्क विधिक सहायता है, फ्री लेगल एड की बात है। ठीक है, ताकि गरीब उससे वंचित ना रह जाए। दूसरा इसमें इक्वल पे की बात है, समान वेतन की बात है, वो आपको मैं आर्टिकल में क्लियर करता चलूंगा, अभी मैं बेसिक वैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, धन और उत्पादन के जो साधन है उन पर एक जगह केंद्र नहीं होना चाहिए, यानी कि एक जगह पैसे इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी बुढ़ापा पाने का अधिकार। तो ये सोशलिस्ट हैं, विचार है आपके, समाजवादी से जुड़े, समाजवादी फंडामेंटल, सॉरी डीपीएसपी इनको बोल देंगे। ठीक है। दूसरे हैं गांधीवादी, जो गांधी जी के विचार थे, जैसे कि ग्राम पंचायत, ठीक है, जैसे कि कुटीर उद्योग, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, जैसे कि पशुओं के नस्ल सुधार और उनका वध वगैरह पे रोक लगानी। तीसरे हैं जो मॉडर्न चीजों से जुड़े हैं, जिनको लिबरल बोल देते हैं, जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड हो गया आपका, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हो गया, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पीस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति होगी। ठीक है, सॉरी। तो ये उस हिसाब से है। आगे, सॉरी, आगे आर्टिकल से आपकी एक एक चीज इसमें क्लियर होती चली जाएगी, जो मैंने ऊपर आपको चीजें बताई। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ठीक है। संविधान के भाग 4 में दे रखे हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने इसे हम अपने संविधान में लिया है, नॉन जस्टिसेबल है। हिंदी में बोल देते हैं इसे गैर न्यायोचित, हिंदी में गैर न्यायोचित या गैर वाद्य, पूछा जाएगा वाद योग्य, अवाद योग्य, अवाद योग्य। ठीक है। तो इनको लागू कराने के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। इनका काम, मकसद क्या है? वेलफेयर स्टेट, राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ड्यूटी ऑफ स्टेट की शासन में मूलभूत है। ठीक है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, 3 तरह के हैं। हालांकि पार्टीशन इनका कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी पार्टीशन इनका नहीं दिया हुआ। ठीक है। ये जो इनके प्रावधान जो इसमें कर रखे हैं वो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें तो आपको क्लियर होगी। उसके बाद एक एक आर्टिकल इसका क्लियर कर देते हैं। आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में है स्टेट, राज्य की परिभाषा दे रखी है। यहाँ पर ये लिखा गया कि यहाँ राज्य का यही मतलब है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में क्या है? वैसे तो मैं आपको करवा चुका हूँ। आर्टिकल 12 में साफ साफ आपको बता रखा है कि राज्य का मतलब क्या है। राज्य में आ जाएगा सेंटर की सरकार आ गई आपकी, ठीक है, स्टेट की सरकार आ गई, ठीक है, लोकल बॉडी होगी, लोकल अथॉरिटी होगी सारी, और अन्य जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो सारी आ जाती है। यानी कि जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव है, विधायिका है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सारे जो कानून बनाते हैं। स्टेट में हो गया ऐसी, स्टेट की असेंबली होगी, है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। लोकल बॉडी में आपकी पंचायत आ गई, नगर पालिका आ गई, लोकल बॉडी में आ जाएगी, अन्य अथॉरिटी आ गई। जो भी, जैसे कि उसमें था आर्टिकल 12 में कि कोई भी जैसे आपका फंडामेंटल राइट का, ऐसे ही जो भी लॉ बनाएगा लागू करते समय इनको ध्यान में रखेगा, डीपीएसपी को। तो ये है स्टेट का मतलब, यहां पर ये हो गया। सॉरी, 37 में क्या है? 37 में दे रखा है कि जो इस भाग में जो प्रिंसिपल दे रखे हैं, ठीक है, जो इस भाग में प्रिंसिपल दे रखे हैं उनको किसी न्यायालय के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते। ये चीज यहाँ पर दे रखी है, उनको किसी न्यायालय में आप लागू नहीं करा सकते। ये तो ये प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं, इनको किसी भी कोर्ट में आप लागू नहीं करा सकते कि आपको ये लागू करनी ही पड़ेगी। ये स्टेट की जो जो उसके पास संसाधन है उसी आधार पर छोड़े गए, क्योंकि उस टाइम हमारा देश का आज़ाद हुआ था तो उसी आधार पर ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है। तो स्टेट की जितने उसके पास संसाधन होंगे उसी हिसाब से, हालांकि स्टेट ने, मैं आपको एक एक चीज़ आगे क्लियर करता चलूंगा, जो जो स्टेट के पास हुआ उसने ये चीज़ें लागू की है अपने पॉलिसी बनाते समय। तो डीआर के शासन में मूलभूत हैं, फंडामेंटल इन गवर्नेंस में मूलभूत हैं। तो राज्य का कर्तव्य है कि जब भी वो कोई पॉलिसी बनाए तो इनको ध्यान में रखे, इनको ध्यान में रख के ही पॉलिसी लागू करे, बनाए। आर्टिकल 36 में है आपका जस्टिस और वेलफेयर। राज्य का ऐसा लोक कल्याण के लिए ऐसा व्यवस्था बना, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिसमें तीनों तरह का जो आपका न्याय है, जिसमें आपका आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक न्याय, सभी को, मतलब वो सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, इक्वल जस्टिस मिले सभी को। ठीक है। और आय की असमान, देखिए आय की असमानता को कम करने का प्रयास, ये सब आर्टिकल में आपको मिल जाएगा आगे आगे, इनमें कोई एक में नहीं है, कई आर्टिकल में आपको आएगा। फिर आ गया आपका आर्टिकल 39 में है इक्वल पे, समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि पुरुष स्त्री में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए, इक्वल पे मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है लाइवलीहुड, जीविका, जीविका के साधन, उनके कम से कम उनके पास जीविका के पर्याप्त साधन हो सके जिससे वो अपना अच्छा जीवन गुजार सके। ठीक है। तो ये चीज है इसमें। एक तो मेन चीज है इक्वल पे, हालांकि इसमें 5-6 चीजें दे रखी हैं। दूसरा ये है कि बच्चों के लिए घर में जीवन जी सकें, ठीक है, महिलाओं के लिए, ठीक है, और पुरुष वगैरह, स्त्री वगैरह ऐसे कामों में उनको ना लगा जिससे उनके मतलब के शरीर पे कोई नुकसान पहुंचे। इस तरह की चीजें इसमें दे रखी हैं। लेकिन इसमें 2 मेन चीजें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। एक तो इक्वल पे वाला है, ये आपका क्वेश्चन में भी आता है कई जगह, लाइवलीहुड वाला, जीविका वाला। ठीक है। तो ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य को इनको इन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके,
इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, सभी को समान न्याय मिले और फ्री लीगल एड की व्यवस्था इसमें इसीलिए कर रखी है, निःशुल्क विधिक सहायता इसमें कहते हैं, कि ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रह जाए गरीबी के कारण। जैसे सरकारी वकील वगैरह को कर लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट तो करती हैं सब, जिसके पास पैसा होगा तो प्राइवेट करेगा, तो फ्री लीगल एड दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, ये जो सरकारी वकील हैं वो कर लेते हैं, अगर आपको कोई वकील नहीं मिल रहा। हालांकि वास्तविकता आपको पता ही है, जिसके पास पैसा होगा वही होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें पॉलिसियाँ बना रखी है, फ्री लीगल एड की व्यवस्था होती है ताकि कोई भी न्याय से वंचित ना रह सके। ये आर्टिकल 39A है, ठीक है जी। उसके बाद है आपका आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत, ये तो अब कानून बन चुका है, विलेज पंचायत का अब तो नगर पालिका बन चुके हैं। ये आपका आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट 36 और 34 जो अमेंडमेंट है, ठीक है, इसमें पंचायत हो चुका है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक भाग भी बन चुका है 9 और 9A, ठीक है, पंचायत और नगर पालिका। पंचायत और नगर पालिका करें जब इन चीज़ों को मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो ये गांधी जी के विचार हैं थे ग्राम पंचायत वाला, इसको तो ये लागू हो चुकी है चीज़। उसके बाद है आपका आर्टिकल 41 में है कुछ कंडीशन में आपको काम पाने का अधिकार है, एजुकेशन का है और पब्लिक असिस्टेंट है, लोक सहायता पाने का। इसमें चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि वर्क के लिए तो गवर्नमेंट ने आपका जैसे मनरेगा लागू हो चुकी है। मनरेगा आपको पता ही होगा, पहले नरेगा था उसका नाम, फिर मनरेगा, काम पाने 100 दिन का रोजगार पक्का, फिर बाद में जो भी चीज़ें उसमें लागू कर रखी हैं, आगे आगे वो चीज़ें बढ़ती चलेगी। उसके बाद है एजुकेशन का, एजुकेशन वाला आपका लागू हो ही चुका है, फंडामेंटल राइट बन चुका है 6 से 14 साल के बच्चों तक का 21A, ठीक है, ये चीज़ें भी लागू हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट जिस आधार पर करेगी, हालांकि सरकारी स्कूलों में ये। दूसरी चीज़ है पब्लिक असिस्टेंट, लोक सहायता, जिसमें बेकारी पाने का बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बुढ़ापा पेंशन मिलती है। हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा, हरियाणा में तो 27,500 शायद, जहाँ तक मेरे ध्यान है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपका आर्टिकल 41 है। जैसे जैसे संसाधन होंगे स्टेट के पास, वैसे वैसे स्टेट उसके लिए चीज़ें बढ़ाएगा। 42 में है मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो काम की न्याय संगत ऐसा काम, मतलब जो इक्वल हो, दूसरा है मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता। इसमें मेन आ जाता है मैटरनिटी रिलीफ का, ये मिलता ही है महिलाओं को, मैटरनिटी रिलीफ वाला जो है, ये गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, प्राइवेट में मिलता है मैटरनिटी रिलीफ, ये लागू कर रखा है अभी। फिर उसके बाद आर्टिकल आ जाता है 43, जिसमें है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी हो, उसके लिए पॉलिसियां बना रखी है कि निर्वाह मजदूरी कितनी होगी, हर स्टेट ने बना रखी है, ठीक है, निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था कर रखी है, कम से कम कितनी मजदूरी होनी चाहिए, निर्वाह मजदूरी। उसके बाद है 43 आर्टिकल 43A, इसमें है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ताकि वो उद्योगों के मैनेजमेंट में काम ले सकें। इसके लिए तो संगठन वगैरह, असंगठित रोजगार, संगठित कामगार, ये सब चीज़ें बना रखी हैं, ठीक है, वर्कर्स के लिए। और यूनियन वगैरह है, यूनियन की व्यवस्था बनाई है, वो सब जगह यूनियन वगैरह है। उसके बाद है आपका 43B, ये बाद में जोड़ा गया था 97 अमेंडमेंट के द्वारा, जो 97वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन 2012 में, 2011 में बना था, लागू 2012 में हुआ था। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल दूध, आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें। कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था करेगा राज्य ऐसी उनके लिए, ताकि वो अपना स्वेच्छता से, स्वायत्त रूप से और लोकतंत्र रूप से अपना मैनेजमेंट कर सके। 44 है, जिसको लेके अब भी विवाद चलता रहता है, ये चीज़ आज तक लागू नहीं हुई, यह है यूनिवर्सल सिविल कोड, UCC, जिसको लेकर बहुत विवाद होता रहता है। इसमें है सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब ये क्या चीज़ है, जैसे कि हमारा क्रिमिनल मैटर है वो तो सब एक ही IPC वाला है, इसमें है जैसे कि दूसरा है जिसमें हिंदू भी दिया जाती है, जो सिविल मैटर है, ठीक है, और मुस्लिम भी दिया जाती है, और कुछ और भी बहुत तरह के प्रावधान हैं जो लागू कर रखे हैं, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए हैं, या फिर जनजातीय एरिया जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह हैं, उनके लिए भी। तो इनके लिए, सबके लिए एक यूनिवर्सल सिविल कोड की मांग हमेशा से होती रही है, ठीक है। खासकर हिंदू मुस्लिम विधि को लेकर के इस चीज़ में विवाद होता है, मुस्लिम विधि को लेकर के, वो जो 4 शादी वाला मैटर है। तो देखते हैं चीज़ें लागू होती हैं नहीं होती। उसके बाद है आर्टिकल 45 चाइल्डहुड, इस आर्टिकल को बदल दिया गया। पहले यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो थी 6 से 14 साल के बच्चों की, वो तो फंडामेंटल, मैंने बता दिया, फंडामेंटल राइट आपको बन चुका है 21A में, ठीक है। अब है यहाँ पर 6 साल के बच्चों तक की, जो बाल्यावस्था में, उनकी शिक्षा का प्रावधान, तो उनके लिए भी आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह गवर्नमेंट ने बढ़ा रखे हैं, ठीक है।
तो ये जो आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया है, ये किया गया है आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में वो फंडामेंटल राइट बन गया, और यहाँ पर 6 साल के बच्चों तक की बचपन की शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद है आपका 46, जिसमें है SC ST और OBC, इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, लोक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, उनमें सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसके लिए तो बहुत सी पॉलिसियां गवर्नमेंट ने बना रखी है। स्वास्थ्य के लिए तो आयुष्मान कार्ड योजना है सभी के लिए वो, ठीक है, BPL परिवार वगैरह और दूसरों के लिए, और SC ST के लिए और भी बहुत तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। फिर है आपका 47, जिसमें है इम्प्रूव 47 हो गया इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के लिए। हाँ ठीक है, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए और स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। वो शिक्षा संबंधी है, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत बोल गया यहाँ पर, शिक्षा के लिए कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर, ठीक है, सॉरी। शिक्षा के लिए है, उसके लिए तो व्यवस्था बना रखी है अर्थ के लिए, और ये पोषाहार जीवन स्तर, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के लिए, आयुष्मान कार्ड, ये सभी के लिए, सभी के लिए जो व्यवस्था बना रखी है। उसके बाद है आर्टिकल 48 है आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल के लिए, कृषि के लिए और पशुपालन के लिए। तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी वगैरह तक सब सुधार वगैरह है इसमें। राज्य कृषि पशुपालन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली वगैरह है, जिसमें गाय बछड़ों का सुधार वगैरह है, दुधारू पशुओं का, उनके वध को प्रतिशत। तो इसके लिए तो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। अब तो गाय हत्या और गौ हत्या प्रावधान वगैरह गवर्नमेंट ने लागू कर रखे हैं, और एग्रीकल्चर सुधार के लिए एग्रीकल्चर तो यूनिवर्सिटी वगैरह भी है, ठीक है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किए हुए हैं। फिर आपका 48A, जिसमें है पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों का, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता ही होगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। वन आरक्षित क्षेत्र, हर साल रिपोर्ट जारी होती है उसके लिए। एनवायरमेंट के लिए भी पॉलिसियां गवर्नमेंट ने लागू कर रखी है। तो ये सारी उसी चीज़ की व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने। जो हमारे नेशनल पार्क हैं, वर्ल्ड सेंचुरी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर है सारे के सारे। उसके बाद है 49 में है मैन्यूमेंट्स ऑफ एंड प्लेसेस, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, ठीक है, स्थान है, उनका संरक्षण। तो इसके लिए किया हुआ है, जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसियाँ बना रखी हैं, ठीक है। वहाँ की व्यवस्था के लिए, उनके संरक्षण के लिए बना रखी है, ठीक है। वहाँ पर लोग देख सके, उनके लिए नियम बना रखा है, ठीक है, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। फिर आपका आर्टिकल 50, जिसमें है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, इनको अलग अलग करने के लिए, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक। देखिए सेंटर के रूप में तो चीज़ वैसे ही पहले ही अलग है, स्टेट के रूप में भी है। ये जो समस्या होती है वो होती है लोकल अथॉरिटी में, यहाँ पर स्थानीय प्राधिकारी आ जाते हैं, ठीक है, जिला स्तर पे। हालांकि उस स्तर पे भी आजकल व्यवस्था कर रखी है अलग, राजस्व को अलग रखने की। फिर है आपका 51 में है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि। तो राज्य का भी कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए नियम बनाए, ठीक है। उसको जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में जो नियम बना रखे हैं, उनको अपने स्टेट में, अपने देश में लागू करे, पीसफुल के लिए काम उठाए, जो भी उनके प्रति आदर रखे, सम्मान रखे, ठीक है। तो उनको विवाद हैं जो भी, उनको निपटाए अंतर्राष्ट्रीय पीस के लिए। तो ये गवर्नमेंट लागू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। तो आर्टिकल आपके यहाँ पर 51 तक कंप्लीट हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और ये जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरुआत में आपको बताई थी, ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बाकी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हैं इनसे पूछे जाते हैं, जैसे कि 36 हो गया, ठीक है जी, 39 हो गया, 39A हो गया, इक्वल जस्टिस वाला है, जिसमें ब्रिज पंचायत तो पूछ के थक चुके हैं वो लोग। और उसके बाद है मैटरनिटी रिलीफ वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, क्योंकि बाद में लागू होता है। और उसके बाद है आपका ये 44 यूनिवर्सल सिविल कोड वाला है। फिर है आपका जो पूछा जाता है एनवायरनमेंट वाला, मैन्यूमेंट्स वाला, फिर ये तो पूछे ही जाते हैं। ये आर्टिकल आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई और क्वेश्चन हो, डाउट हो किसी तरह का, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।